हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शुरू का दो वीडियो नहीं देख पाए हैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है 8, बी 4, सी 3 और डी 1। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले जो मेल जर्म सेल है उसमें होता है माइटोसिस डिवीजन और बन जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये ग्रोथ करेगा और बना लेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो वही यहां पर लिखा गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट, तो बन जाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस सेकेंड, तो बन जाएगा 4 स्पर्मेटिड और फिर चारों स्पर्मेटिड में टेल और एक्रोसोम बनेगा और वो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा तो बनेगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा तो बनेगा 4 स्पर्मेटिड और ये चारों स्पर्मेटिड में टेल एक्रोसोम बनेगा। तो ये 4 स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा 4 स्पर्म में, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेगा। तो यहां ऑप्शन नंबर बी है 4। आया समझ में हम किस तरह से समझाए? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा? 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, प्राइमरी oocyte से कितने ओवम का निर्माण होता है? 8, 4, 3, 1। प्राइमरी oocyte से जो ओवम बनेगा उसका प्रोसेस क्या है? प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो बनेगा एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। छोटा सेल कहलाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी, बड़ा सेल कहलाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का जब फर्टिलाइजेशन होने लगता है तब उसी समय सेकेंडरी oocyte में होता है मियोसिस सेकेंड डिवीजन। तो जैसे मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो फिर बन जाएगा एक छोटा सेल और एक बनेगा बड़ा सेल। तो छोटा सेल कहला गया सेकेंड पोलर बॉडी और बड़ा सेल कहला गया ओवम। तो ओवम कितना बना? केवल 1 पीस बना, यानी कि एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही ओवम बनता है। तो यहां आंसर हो जाएगा डी नंबर 1। याद रखना है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनेगा लेकिन एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ओवम का निर्माण होता है। इसके बाद है ओवरी से ओवम निष्कासित होता है। ओवरी से ओवम निष्कासित होता है सेकेंडरी oocyte स्थिति में, प्राइमरी oocyte स्थिति में, oogonia स्थिति में, मैच्योर ओवम अवस्था में। तो जो ओवरी से ओवम जब बाहर निकलता है ना तो ये ओवम सेकेंडरी oocyte के रूप में रहता है। ये ओवम किस अवस्था में रहेगा? सेकेंडरी oocyte के रूप में रहता है, ये मैच्योर ओवम नहीं है। तो जब ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा इसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है और जब ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा और जब फर्टिलाइजेशन होने लगेगा, यानी कि जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म इन करने लगेगा उसी समय सेकेंडरी oocyte में होता है मियोसिस सेकेंड, तब बनेगा एक सेकेंड पोलर बॉडी और फिर वो एक मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है और जैसे ही मैच्योर ओवम बनेगा वो तुरंत जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरी से जो ओवम बाहर आता है वह ओवम किस अवस्था में रहेगा? सेकेंडरी oocyte के रूप में रहेगा। इसके बाद है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनता है? यहां पर क्वेश्चन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म का निर्माण होता है और यहां है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनता है। यहां आंसर हो जाएगा इसका 2, सी नंबर। क्यों? क्योंकि हम बोले ना कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो बनेगा 2 अलग अलग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
और अब यहां पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बात हो रहा है। जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होगा तो उससे बन जाएगा फिर दो स्पर्मेटिड। वैसे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, एक बार फिर जरा समझा देते हैं। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। तो जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा तो बन जाएगा कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस सेकेंड। तो प्रत्येक से दो यानी कि 2 से 4 स्पर्मेटिड बनेगा, 2 से 4 स्पर्मेटिड बनेगा। लेकिन यहां पर लिखा गया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनता है, मतलब ये कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसका मीनिंग है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होगा तो उससे 2 स्पर्मेटिड बनेगा और वो दोनों स्पर्मेटिड फिर बाद में 2 स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा, सी नंबर। इसके बाद है ताजा निकला ह्यूमन ओवम रखता है। जो ओव्यूलेशन के दौरान जब एक ताजा ओवम बाहर निकलता है, ओवरी से बाहर निकलेगा तो वो रखता है, क्या होता है उसमें? एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम, 2 वाई क्रोमोसोम। तो याद रखना है कि ओवम में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। मेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? एक एक्स, एक वाई। पुरुष में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, स्त्री में एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें से ओवम में केवल एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा। तो स्त्री में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। और चूंकि ओवम हैप्लॉइड है तो पेयर के क्रोमोसोम में से कोई एक ही क्रोमोसोम एक ओवम में रहेगा ना। तो जब स्त्री में एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो उसके ओवम में केवल एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा। तो एक एक्स क्रोमोसोम, यहां होगा आंसर बी नंबर। इसके बाद है कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस और प्रोस्टेट। हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? जहां पर गेमिट बनता है, जिस ऑर्गन में गेमिट का फॉर्मेशन होगा हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हम लोग जानते हैं कि मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है मेल के टेस्टिस में और फीमेल गेमिट या ओवम का फॉर्मेशन होता है फीमेल की ओवरी में। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। तो यहां पर ऑप्शन है स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस, प्रोस्टेट। तो ये मेल का ऑप्शन है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, टेस्टिस। मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनता है, मेल गेमिट बनता है और जहां गेमिट बने हम उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जिस ऑर्गन के माध्यम से गेमिट का ट्रांसफर होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है। फर्स्ट डे, 5th डे, 14th डे और 28th डे। 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो उसमें ओव्यूलेशन किस दिन होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने भी दिन का होता है ना, उसके मध्य का जो दिन होता है, मिड पीरियड जो होगा, बीच का होगा। तो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका बीच का हाफ टाइम क्या हो गया? 14th डे हो गया, 14वां दिन हो गया, है ना। तो उसी दिन ओव्यूलेशन होगा, इसलिए यहां आंसर हो जाएगा 14th डे। जितने भी दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 2 से भाग कर दें तो जो हाफ उसका डे निकलेगा उसी दिन ओव्यूलेशन होता है। ठीक, इसके बाद है निम्न में किसकी संख्या 1 होती है? 1 पीस। कौन 1 पीस होता है? सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, वास डिफरेंस। किसकी संख्या केवल 1 पीस है? तो सेमिनल वेजाइकल तो 2 पीस होता है, कॉपर्स ग्लैंड भी 2 पीस होता है, वास डिफरेंस भी 2 पीस होता है। एक क्या है? तो एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड का संख्या केवल 1 होता है, बाकी जो ऑप्शन में है ये सब संख्या में डबल डबल है। फिर है कॉर्पस ल्यूटियम किससे विकसित होता है? ओवम से, स्पर्म से, ग्राफियन फॉलिकल से और नन ऑफ दीज। तो कॉर्पस ल्यूटियम है क्या? ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना, ग्राफियन फॉलिकल जब फट जाएगा तो ओवम बाहर निकलेगा, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल का खोल बच जाता है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल का खोल है वो साइज में थोड़ा सा हो जाता है बड़ा और वो हार्मोन स्रावित करना शुरू कर देता है।
तो हम इस ग्राफियन फॉलिकल के खोल को ही कह देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है ग्राफियन फॉलिकल से। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है किससे? ग्राफियन फॉलिकल से। तो आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर। इसके बाद है अपने विकास के दौरान स्पर्मेटोजोआ किससे पोषण प्राप्त करता है? सर्टोली सेल से, इंटेस्टाइनल सेल से, कनेक्टिव टिश्यू सेल से और नन। तो अपने विकास के दौरान स्पर्मेटोजोआ किससे पोषण प्राप्त करता है? स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, जो नया नया स्पर्म बनता है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बनता है, जो नया नया स्पर्म बनता है, तो उस स्पर्म को खाना पीना कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से मिलता है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में सर्टोली सेल पाया जाता है और यही सर्टोली सेल से चिपक करके स्पर्म भोजन प्राप्त करता है। तो स्पर्म यानी कि ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये किससे भोजन प्राप्त करेगा? सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल कहां पर पाया जाएगा? तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में पाया जाता है। इसके बाद है यूट्रस में फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होता है। यूट्रस गर्भाशय में फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब हो गया जायगोट। और हालांकि यहाँ पर जो है जायगोट ही केवल नहीं रहेगा, उसमें डिवीजन हो चुका होगा और वो ये एम्ब्रायो के रूप में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो यूट्रस में फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन 1 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद और या फिर 10 दिन बाद। इम्प्लांटेशन हम किसको बोलते हैं? प्रोसेस क्या है? ओवरी से ओवम बाहर निकला, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचा। एम्पुला से याद आया, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछे थे कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस स्थान में होता है? सही आंसर है एम्पुला। तो एक्चुअल में एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन होता है ना, एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन होता है, फैलोपियन ट्यूब का कितना भाग? 3 भाग। शुरू का जो भाग है इनफंडिबुलम, बीच का भाग एम्पुला, लास्ट का भाग इस्थमस। तो एम्पुला और इस्थमस जहां पर जुड़ता है, जो जंक्शन है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है और मेनली एम्पुला के साइड होता है। तो एम्पुला में तो होगा, एम्पुला तरफ तो होगा, लेकिन एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन है उस जंक्शन के पास ही एम्पुला के तरफ फर्टिलाइजेशन होता है। और बहुत सभी स्टूडेंट ने इसका सही से आंसर भेजा था, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सही आंसर भेजने के लिए। और अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि ओवम जब ओवरी से निकलेगा और वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचेगा, स्पर्म भी आएगा, तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हो गया? एम्पुला में हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? जायगोट बन गया। अब जायगोट धीरे धीरे और आगे को ट्रांसफर करेगा। तो आगे को जैसे इस्थमस में जाएगा, फिर यूट्रस में जाएगा, तो जायगोट धीरे धीरे मूव करता है और उस जैसे जैसे वो मूव करेगा उसमें क्लीवेज होना शुरू होगा। क्लीवेज का मतलब बड़ी तेज गति से माइटोसिस डिवीजन होगा। तो जैसे जायगोट में फर्स्ट माइटोसिस होगा, 2 सेल्ड एम्ब्रायो बन गया, फिर माइटोसिस हुआ, 4 सेल्ड एम्ब्रायो, फिर माइटोसिस, 8 सेल्ड एम्ब्रायो, फिर माइटोसिस, 16 सेल्ड एम्ब्रायो। तो जब 8 से 16 सेल्ड एम्ब्रायो होता है ना, तो हम उसको कहते हैं मोरुला। जब 8 से 16 सेल्ड एम्ब्रायो होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोरुला। फिर मोरुला का भी सेल लगातार डिवाइड होते रहता है और वो जो एम्ब्रायो है एक खोखले गेंद के समान स्ट्रक्चर में चेंज कर जाएगा। और वो जो खोखला गेंद के समान स्ट्रक्चर है, इस एम्ब्रायो को, खोखले गेंद के समान एम्ब्रायो को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला बनने तक, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बनने तक वह एम्ब्रायो आ चुका होता है कहां? यूट्रस में आ चुका होता है। और अब वही ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला जो है, अब यहां लगभग 7 दिन बीत चुका होता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो फर्टिलाइजेशन से ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला बनने तक 7 दिन लगभग बीत चुका होता है। और तब जाकर के वो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला यूट्रस के अंदर का जो दीवार है, जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, उस इंडोमेट्रियम में जाकर के धंस जाता है।
इम्प्लांट हो जाता है। तो जब ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला वाला एम्ब्रायो इंडोमेट्रियम में जाकर के धस जाएगा, उसमें धस जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन एक्चुअल में एम्ब्रायो का होता है। यहां पर लिखा गया है फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम का मीनिंग हो जाता है जायगोट, लेकिन जायगोट का इम्प्लांटेशन वास्तव में होता नहीं है। इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रायो का। उस एम्ब्रायो का क्या नाम है? तो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला नाम है, जो कि खोखले गेंद के समान होता है। चारों ओर से जो सेल्स का कवर है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अंदर में जो एक खाली जगह होता है उसको कहते हैं ब्लास्टोसिल कहते हैं। अंदर में सेल्स का गुच्छा भी होता है जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं। ये सब स्ट्रक्चर पहले हम क्लास में बता दिए थे। इसके तो यहाँ पर जो है इम्प्लांटेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद होता है। याद रखना है, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उसके 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र आई आंख विकसित होता है किससे? एक्टोडर्म से, मिसोडर्म से, इंडोडर्म से, बी एंड सी दोनों, यानी मिसोडर्म और इंडोडर्म दोनों से। तो ये जो आंख है, आंख विकसित होता है एक्टोडर्म से। याद रखना है, आंख विकसित होगा एक्टोडर्म से। इसके बाद फीमेल में किस उम्र में मेनोपॉज होता है? मेनोपॉज हम किसको कहते हैं? जब फीमेल का एज 12 वर्ष 13 वर्ष के आसपास का होता है तो उसमें फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और फिर पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो जब फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको हम कहते हैं मेनार्क, इसको बोलते हैं मेनार्क। हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहता है। जब फीमेल का एज 45 से 50 वर्ष के बीच का होता है तो धीरे धीरे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, अस्थायी रूप से बंद हो गया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का मीनिंग है कि अब उसमें ओवम मैच्योर नहीं हो रहा है। तो इस घटना को जब प्राकृतिक रूप से, जब अस्थायी रूप से सब दिन के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, बंद हो जाता है, इस घटना को हम कहते हैं मेनोपॉज। इसको बोलते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज किस उम्र में होगा? 45 से 50 वर्ष के बीच में होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है 50 वर्ष, हम यहां इसको चुनेंगे। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष, तो यहां के लिए हम ऑप्शन चुनेंगे 50 वर्ष। स्त्री में मेनार्क कब होगा? मेनार्क कब होगा? 12-13 वर्ष के बीच में होगा। मेनोपॉज कब होगा? 45 से 50 वर्ष के बीच में होगा। तो यहाँ पर जो सी नंबर है ऑप्शन 50 वर्ष, हम इसको चुन लेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 तक देखें। अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और हम तुरंत अभी नेक्स्ट पेज के साथ आते हैं। लगभग हम लोग 75 क्वेश्चन तक सॉल्व आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज के साथ आ रहे हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है, एंट्रम किसकी गुहा यानी कैविटी है? एंट्रम किसके अंदर की कैविटी है? ओवरी, ग्राफियन फॉलिकल, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो याद रखना है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर एक खोखला स्थान होता है, खाली जगह होता है, और उसी खाली जगह को हम कहते हैं एंट्रम। तो एंट्रम किसकी कैविटी है? ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी है। ओवरी के अंदर जो सबसे मैच्योर फॉलिकल होता है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, उसके अंदर कुछ खाली जगह होता है और उसी खाली जगह को कहते हैं एंट्रम। इसके बाद है, फीमेल में किस हार्मोन के कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित होते हैं? जब फीमेल का एज 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच का होता है, रेंज यही है, अपने देश के लिए यही रेंज है। 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच का जब एज होता है, या 11 वर्ष से हम 14 वर्ष भी बोल सकते हैं, तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जैसे कि आवाज़ का पतला हो जाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हेयर्स का निकलना, ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाना, ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ये लगभग 11 से 13-14 वर्ष के बीच में उत्पन्न होता है। तो ये सब कैरेक्टर किस हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन।
तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है फीमेल की बॉडी में तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित होने लगता है। चलिए आप मुझे बताइए कि एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है। अभी हम लेक्चर के दौरान भी इसका आंसर बोल दिए हैं और पहले भी कई बार हम बोल चुके हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है। कमेंट कीजिए, हम आंसर उसका कमेंट हम चेक करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, एलएच लिटनाइजिंग हार्मोन या फिर ऑल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को संपन्न करने के लिए ये तीनों हार्मोन उत्तरदायी है, इसलिए हम यहां पर आंसर बोलेंगे क्या, ऑल हो जाएगा। इसके बाद है विदलन क्लीवेज के दौरान। क्लीवेज होता क्या है, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट बनता है तो जायगोट बनने के कुछ समय के बाद उस जायगोट में काफी तेज गति से माइटोसिस डिवीजन होने लगता है। जायगोट में काफी तेज गति से माइटोसिस डिवीजन होने लगता है और इसी क्रिया को हम कहते हैं क्लीवेज यानी कि विदलन। तो थोड़ा सा पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखाना चाहते हैं। ये है एक जायगोट, ये है एक जायगोट, इसमें क्लीवेज स्टार्ट हुआ यानी माइटोसिस स्टार्ट हुआ। तो जैसे फर्स्ट माइटोसिस होगा तो जायगोट का जो साइज है साइज तो वही रहेगा, लेकिन इसमें 2 सेल बन गया। इसमें कितना सेल बन गया, 2 सेल बन गया। फिर इसको हम बोलेंगे 2 सेल्ड एम्ब्रायो, 2 सेल्ड एम्ब्रायो बोल दिए। फिर जैसे इसमें माइटोसिस होगा तो इसका साइज यही रहेगा, साइज यही रहेगा, लेकिन इसमें 4 सेल बन जाएगा, 4 सेल बन गया। फिर माइटोसिस होगा, फिर इसमें 8 सेल बन जाएगा। तो हर डिवीजन के बाद बनने वाले सेल का साइज घट रहा है। एम्ब्रायो जो है, जायगोट का जो साइज है वही साइज अभी एम्ब्रायो का भी रहेगा। एम्ब्रायो का साइज बढ़ नहीं रहा है क्योंकि बनने वाले सेल का साइज घट जा रहा है। तो यहां पर जैसे ये जायगोट है तो ये यूनिसेलुलर है, इतना बड़ा है। इसमें 2 सेल बना तो छोटा छोटा सेल बन गया, तो ये 2 सेल्ड एम्ब्रायो का साइज जायगोट के बराबर ही रहेगा। फिर 2 से यहाँ 4 सेल बना, तो जब 4 सेल बनेगा तो चारों सेल का साइज और छोटा हो गया। तो ये 4 सेल्ड एम्ब्रायो का जो साइज है वो जायगोट के बराबर ही रह जाता है। फिर इसमें 8 सेल बनेगा, 8 सेल्स बनेगा, तो 8 सेल्स और फिर छोटा छोटा हो जाएगा। यानी कि हम इसी को बोल रहे हैं क्लीवेज। ये जो लगातार माइटोसिस डिवीजन हो रहा है इसको बोलते हैं क्लीवेज। तो बड़ी तेज गति से माइटोसिस डिवीजन होता है और बनने वाला जितना भी सेल होगा वो साइज में लगातार छोटा होते चला जाता है और एम्ब्रायो का साइज जायगोट के लगभग बराबर ही रहता है। तो जो मोरुला बनता है यानी कि जब 8 से 16 सेल्ड के बीच तक पहुंचेगा ना, तो 8 से 16 सेल्ड वाले एम्ब्रायो को कहते हैं मोरुला, और इस मोरुला का जो साइज है वो जायगोट के ही बराबर होता है। जब 16 सेल से पार करेगा और ज़्यादा सेल हो जाएगा तो फिर अब उसका साइज वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम बस ये बता रहे हैं कि जैसे क्लीवेज होता है यानी कि जायगोट में लगातार तेज गति से माइटोसिस डिवीजन होता है, तो एम्ब्रायो का साइज शुरू में बढ़ता नहीं है, बनने वाले सेल्स का साइज घटते जाता है और इसी वजह से एम्ब्रायो का साइज बढ़ता नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं यहां पर क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्लीवेज के दौरान बनने वाले सेल्स का आकार घटता है, बनने वाले सेल्स का आकार बढ़ता है, एम्ब्रायो का आकार बढ़ता है, एम्ब्रायो का आकार घटता है। तो एम्ब्रायो का आकार ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। यहां जो बी नंबर ऑप्शन है कि बनने वाले सेल्स का आकार बढ़ता है, तो बनने वाले सेल्स का आकार बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है बनने वाले सेल्स का आकार घटता है, यही सही है। क्लीवेज के विषय में यही लाइन सही है कि बनने वाले सेल्स का आकार घटता है। इसके बाद क्वेश्चन है बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है, बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। कहाँ होती है? वास डिफरेंस के किनारों पर, वजीना के किनारों पर, पक्षियों के पूंछ पर, उभयचर के सिर पर। ये तो अजीब सब ऑप्शन दिया गया है।
किताब भी ऐसा सब ऑप्शन देता है कि कुछ मैचिंग ही नहीं मिलता है। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होता है ये फीमेल के वजीना का जो आउटर पार्ट होता है ना उसके किनारों पर पाया जाता है। बार्थोलिन्स ग्लैंड 2 पीस फीमेल में पाया जाता है और वजीना के किनारों पर ये प्रेजेंट रहता है। आंसर होगा बी नंबर, वजीना के किनारों पर। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, किसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से नहीं होती है? किसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से नहीं होती है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम और कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। तो मेसोडर्म से क्या चीज नहीं बनता है? यह जो तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम, ये मेसोडर्म से नहीं बनता बल्कि एक्टोडर्म से बनता है। जिससे स्किन बनता है ना, एक्टोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर होता है ना, 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो तीनों जर्मिनल लेयर से अलग अलग ऑर्गन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मेसोडर्म से क्या चीज नहीं बनेगा? वो है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र किससे बनेगा? एक्टोडर्म से बनेगा। बाकी जो परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र है, इससे यानी ये सभी ऑर्गन बन जाता है किससे? मेसोडर्म से। उसके बाद है एम्ब्रायो के 8 से 16 सेल्स अवस्था को कहते हैं मोरुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टूला, गैस्ट्रोला। तो अभी जैसे बोले ना हम यहाँ पर कि जब एम्ब्रायो में 8 से 16 सेल रहता है तो हम इस एम्ब्रायो को कहते हैं मोरुला। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोरुला। यानी एम्ब्रायो के 8 से 16 सेल्स अवस्था को क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। इसके बाद सर्टोली सेल्स का नियंत्रण किस पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जो है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये सर्टोली सेल पर जाकर के वर्क करेगा और सर्टोली सेल तब जाकर के ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये नए बनने वाले स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रदान करेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस दिन LH का सिक्रीशन तीव्र होता है? ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें किस दिन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन तीव्र होता है? ब्रैकेट में है प्रायः LH सर्ज कहलाता है। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान LH हार्मोन का सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एक दिन ऐसा होता है जब LH हार्मोन काफ़ी अधिक मात्रा में सिक्रीशन होता है उसका। तो जब LH का मात्रा काफ़ी बढ़ेगा, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। इसको बोलते हैं LH सर्ज। 11th डे, 14th डे, 5th डे या 20 डे। तो किस दिन निकलता है ये अधिक मात्रा में? तो इसका आंसर होगा 14th डे। LH हार्मोन क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देगा। LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देगा और वहां से ओवम बाहर निकलेगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? वो है LH। तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा? 14वें दिन होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है किस दिन? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 दिन में रिपीट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब 28 दिन में रिपीट होगा तो उसमें ओव्यूलेशन उसके बीच वाले दिन में होगा। तो 28 का आधा हो गया 14। तो 14th डे LH हार्मोन का सिक्रीशन काफी तीव्र होगा और इसको हम कहते हैं LH सर्ज। फिर है नोटोकॉर्ड किससे बनता है? तो नोटोकॉर्ड एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, नन। नोटोकॉर्ड बनता है किससे? मेसोडर्म से। अब ये नोटोकॉर्ड होता क्या है? हम सब में रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिब्रल कॉलम पीठ में होता है ना, यहां से निकला हुआ है और कमर तक आया हुआ है। तो रीढ़ की जो हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये अभी है ना, लेकिन कि एम्ब्रायोनल कंडीशन में, जन्म के पहले जब कोई बच्चा मां के यूट्रस के अंदर रहता है, एम्ब्रायोनल कंडीशन में जो रीढ़ का हड्डी है अभी, वह एक लचीले छड़ के समान रचना के जैसा होता है। यानी कि अभी हम सब में जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है,
ये इम्ब्रायोनल कंडीशन में शुरुआती समय अवस्था में जब इम्ब्रायो छोटा सा रहता है उस समय ये लचीले छड़ के समान होता है और उस लचीले छड़ के समान रचना को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। उस लचीले छड़ के समान रचना को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड बाद में रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो नोटोकॉर्ड किससे बनता है? तो आंसर है इसका मीसोडर्म से। 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीसोडर्म। तो मीसोडर्म से बनेगा नोटोकॉर्ड। फिर है एक फीमेल फ्रेटर्नल ट्विंस को जन्म देती है तो उसमें कितना ओवम मैच्योर हुआ होगा? 1, 2, 3 या फिर नन। एक फीमेल फ्रेटर्नल ट्विंस यानी एक स्त्री है जो कि एक साथ 2 बच्चे को जन्म देती है, यानी कि जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। और ये जुड़वा बच्चा क्या है? फ्रेटर्नल ट्विंस है। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब है अलग अलग जायगोट से इसका जन्म हुआ है। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब है अलग अलग जायगोट से इसका जन्म हुआ है। तो उसमें कितना ओवम मैच्योर हुआ होगा? जब 2 अलग अलग जायगोट से बच्चा बनेगा मतलब उसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, 2 ओवम मैच्योर हुआ होगा। तो ओवम तो यहाँ पर मैच्योर होगा कितना? 2 ओवम मैच्योर हुआ होगा, तब ना फिर 2 जायगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद 2 ओवम से 2 जायगोट बनेगा और फिर उससे 2 बच्चे का जन्म होगा। तो वो दोनों बच्चा कहला जाएगा क्या? फ्रेटर्नल ट्विंस। होता क्या है जनरली स्त्री में एक बार में एक ही ओवम का ओव्यूलेशन होता है। स्पर्म तो बहुत सारा पहुंचेगा लेकिन ओवम एक ही होता है। तो उस एक ओवम के साथ एक स्पर्म जुड़ेगा, एक जायगोट बनेगा, एक जायगोट में लगातार डिवीजन होगा, एक इम्ब्रायो विकसित होगा, एक इम्ब्रायो से एक बच्चे का जन्म होगा। जनरली यही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ 2 ओवम मैच्योर हो जाता है। जब एक साथ 2 ओवम मैच्योर हो जाएगा तो दोनों ओवम में फर्टिलाइजेशन होगा और दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 2 जायगोट बनेगा, 2 जायगोट से 2 इम्ब्रायो बनेगा, 2 इम्ब्रायो से 2 बच्चे का जन्म होगा। तो जब 2 बच्चे का इस तरह से जन्म हो, 2 ओवम मैच्योर हो, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, 2 जायगोट बनेगा, 2 इम्ब्रायो बनेगा और फिर 2 बच्चे का जन्म होगा, तो हम ऐसे दोनों बच्चे को कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस जो होता है ये कैरेक्टर्स में थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होता है और लिंग के आधार पर ये दोनों बच्चा समान या असमान हो सकता है। हो सकता है कि फ्रेटर्नल ट्विंस जो बच्चा है 2 वो हो सकता है दोनों लड़का हो सकता है दोनों लड़की हो सकता है एक लड़का हो और एक लड़की हो, लेकिन कैरेक्टर में अंतर दिखेगा। रंग, रूप, चेहरे का डिजाइन ये सब में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा। मतलब दोनों बच्चा हूबहू एक जैसा नहीं दिखेगा। तो हम ऐसे बच्चे को बोलते हैं क्या? फ्रेटर्नल ट्विंस। तो जब फ्रेटर्नल ट्विंस का जन्म होता है तो उसके उस फीमेल के ओवरी में कितना ओवम मैच्योर हुआ होगा? 2 ओवम मैच्योर हुआ होगा। अब एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चा कई तरह का हो सकता है। एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब है एक साथ 2 ओवम मैच्योर हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद 2 जायगोट बना, 2 इम्ब्रायो बना और तब जाकर के 2 बच्चे का जन्म होगा, उसको बोलेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। अब एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस जो हूबहू एक समान बच्चा हो। तो आइडेंटिकल ट्विंस का जो जन्म होता है वो एक ही जायगोट से होता है। क्या हुआ कि स्त्री में एक ओवम मैच्योर हुआ, यह है एक ओवम, 1 ओवम, एक ही ओवम मैच्योर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और एक जायगोट बन गया, ये हो गया एक जायगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया एक जायगोट। अब जायगोट में एक ऐसा डिवीजन हो जाता है, इस जायगोट में एक ऐसा डिवीजन हो जाता है कि बनने वाला जो 2 सेल होगा वो दोनों आपस में चिपका हुआ ना रह करके दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से इसमें डिवीजन हुआ कि एक सेल अलग हो गया और दूसरा सेल अलग हो गया। जनरली जायगोट में जब डिवीजन होता है तो बनने वाला जितना सेल होगा वो सब आपस में चिपका हुआ रहता है, एक इम्ब्रायो का निर्माण करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जायगोट में ऐसा अबनॉर्मल माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, एक ऐसा अबनॉर्मल डिवीजन हो जाता है कि बनने वाला दोनों सेल एक दूसरे से अलग अलग हो गया और फिर
इससे आगे का डेवलपमेंट अलग होगा, फिर उससे अलग होगा। तो जब इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर एम्ब्रायो बोल सकते हैं। तो जब इस एम्ब्रायो में आगे डिवीजन होगा, इसमें 2 सेल बना, फिर इसमें 4 सेल बना, ठीक है, और इस तरह से फिर 8 सेल बना, और फिर इसमें भी 2 सेल बना, फिर इसमें 4 सेल बना, फिर 8 सेल बनेगा, और लगातार। तो इससे भी एक बच्चे का जन्म हुआ, इससे भी एक बच्चे का जन्म हुआ। तो ये दोनों बच्चा जो है, दोनों बच्चा एक ही जायगोट से बना हुआ है। ये दोनों बच्चा एक ही जायगोट से बना, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ओवम मैच्योर होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक जायगोट बनेगा, उस जायगोट में हो जाएगा अबनॉर्मल डिवीजन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिवीजन, बनने वाला दोनों सेल एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस सेल से फिर आगे चल करके एक बच्चे का जन्म हुआ, उस सेल से भी आगे चल करके एक बच्चे का जन्म हुआ, कुल 2 बच्चे का जन्म हुआ। ये दोनों बच्चा एक ही जायगोट से बना है। तो जब एक ही जायगोट से बना है तो दोनों बच्चे में समान क्रोमोसोम होगा, समान डीएनए होगा, सारा कैरेक्टर 100% मैच करेगा। तो रंग रूप सारा कैरेक्टर यानी कि लिंग के आधार पर और बाकी टोटल कैरेक्टर के आधार पर ये दोनों बच्चा हूबहू एक दूसरे के का फोटो कॉपी होगा, एकदम एक समान होगा। लड़का है तो दोनों लड़के होगा, लड़की है तो दोनों लड़की होगी, लंबा तो दोनों लंबा, कम लंबा दोनों कम ही लंबा होगा, सांवला है तो दोनों सांवला होगा, गोरा है तो दोनों गोरा होगा। चेहरे का डिजाइन जैसा एक का है दूसरे का सेम उसी तरह का होगा, 100% एक समान। तो हम ऐसे ट्विंस को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस का जन्म होता है एक जायगोट से, और यानी कि उसमें एक ही ओवम मैच्योर हुआ होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक फीमेल एक साथ 3 शिशुओं को जन्म देती है। कोई स्त्री है, एक साथ 3 बच्चे का जन्म होता है, कभी कभी प्रायः तो एक, कभी कभी 2, या फिर कभी कभी 2 से भी ज़्यादा बच्चे का जन्म हो सकता है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा फिर बच्चा को मरने का ही चांस रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक फीमेल एक साथ 3 शिशुओं को जन्म देती है, जिनमें से 2 आइडेंटिकल सिस्टर है, 2 आइडेंटिकल सिस्टर या 2 आइडेंटिकल गर्ल बोल देते हैं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल सिस्टर, 2 आइडेंटिकल गर्ल है, लड़की है, और तथा एक ब्रदर यानी कि एक भाई है या एक बॉय है। तो उस फीमेल में कितना ओवम मैच्योर हुआ होगा? यानी एक फीमेल एक साथ 3 बच्चे को जन्म देती है, 2 बच्चा आइडेंटिकल गर्ल है, एक बॉय है, तो कुल कितना ओवम मैच्योर हुआ होगा? तो ये जो आइडेंटिकल सिस्टर है इसके लिए एक ही ओवम मैच्योर हुआ होगा, ठीक है, और एक जो ब्रदर है उसके लिए फिर एक ओवम मैच्योर हुआ होगा। यानी एक ओवम से बन गया होगा आइडेंटिकल सिस्टर 2 पीस, और बाकी एक ओवम से बन गया एक ब्रदर। तो यानी टोटल कितना ओवम मैच्योर होगा? 1 2 3 या फिर 4। तो यहां आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं होगा, यहां आंसर होगा 2, ठीक है, 3 नहीं होगा, आंसर होगा यहां पर 2। यानी कि 2 ओवम मैच्योर हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2 जायगोट बन गया, एक जायगोट से एक बच्चा बन गया जो कहला गया एक ब्रदर, और जो शेष एक जायगोट है उसमें हो गया अबनॉर्मल डिवीजन, 2 अलग अलग इम्ब्रायो बन गया, और दोनों इम्ब्रायो से 2 आइडेंटिकल सिस्टर का निर्माण हो गया। तो टोटल ओवम कितना मैच्योर हुआ होगा? 2 ओवम मैच्योर हुआ होगा। तो यहां आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में टोटल 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए, और इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है इस चैप्टर के लिए, इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है। यदि आप इतना ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे अलग क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं रहेगा। और इतना ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर तैयारी कीजिए, याद कीजिए, बहुत भारी नहीं है, आसान है, और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा। और यहाँ पर हम नीट के क्वेश्चन को भी शामिल किए हैं, तो अगर आप इससे टोटल क्वेश्चन का तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपका नीट एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे, आप वहाँ से देखिएगा। तो हम उसको मान के चलते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप चेक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो शायद हमको लगता है कि 20-25 ऑब्जेक्टिव बताए होंगे, पहले पार्ट 1 में बताए होंगे। तो पार्ट 2 वीडियो जो है जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।